इसी तरीके से हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग भी एक किस्म का ऑपरेशन है कि जिससे आप इमेज की क्वालिटी को मज़ीद इन्हेंस करते हैं। तो इनको सबको क्या कहते हैं, कौन से ऑपरेशंस? प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। और प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन से मुराद यही है कि आपके पास अगर कोई इमेज है उसके ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो यानी उनकी मैनिपुलेशन डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपको इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो आप क्या काम करते हैं इसके ऊपर, फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एनहेंसमेंट के, ताकि जब आप उस पार्टिकुलर इमेज का एनालिसिस करें उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिले वो सूटेबल रिजल्ट्स मिले। तो उनके अंदर यानी हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग उनमें से एक ऑपरेशन है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास यानी एक एच ऑफ आर के इज इक्वल टू इन के। तो आर के क्या है? केथ इंटेंसिटी वैल्यू है। यानी आप ज़रा इमेज है, इमेज के अंदर डिफरेंट पिक्सल वैल्यूज होंगी और हर पिक्सल की इंटेंसिटी होगी। तो आर के क्या है? इंटेंसिटी है। कौन सी? केथ इंटेंसिटी वैल्यू है। और एन क्या जो है, क्या है? इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज विद इंटेंसिटी आर के। और नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या होगी? एन के डिवाइडेड बाई एम एन। एन हो जाएगा हमारे पास जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, और एम एन, ये एम रोज आ जाएंगी, इन कॉलम्स आ जाएंगे। तो एन के द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज ऑफ द साइज एम एन विद इंटेंसिटी आर के। तो आर के उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, एन की उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे, और एम नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास ये एग्जांपल है कि फर्ज किया ये कुछ सीड्स हैं और इसकी एक हिस्टोग्राम है ये राइट साइड पे। और इस हिस्टोग्राम को आप ये देखें तो ये कुछ वैल्यूज़, इनिशियली वैल्यूज़, इनकी पीक्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर दरमियान में ये कुछ कम ज़्यादा जा रही हैं रफली, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर आप ये देखें तो ये सीड जो है, ये आपको इसकी भी इतनी इमेज जो है वो क्लियर पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही है। ये ऐसा नज़र आ रही है ये वाली पिक्चर, फिगर? ये सर। हम्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये वाली जो है इसके अंदर कुछ हिस्टोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म किया इक्विलाइजेशन का। तो यानी बेसिक उससे क्या फ़र्क पड़ा कि आपके पास ये वाली जो हिस्टोग्राम थी, अब यहाँ जो ये बार्स हैं पहले वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। अब ये नीचे वाली फिगर में देखें तो ये थोड़ा सा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गई है, यानी पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और आप इसी पे देखें जो फिगर है इसको भी अगर आप थोड़ा सा कंसल्ट करें तो ये भी आपके पास थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है ये नीचे वाली, और ये इसकी हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम से मुराद ये है बेसिकली ये जो फिगर है इसकी जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, यानी जो जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो इन इंटेंसिटी वैल्यूज़ की एक यानी ये वैल्यू इतने तक जा रही है, ये इतने तक जा रही है, ये एंड सो ऑन। लेकिन आपके पास हमेशा जो इस फॉर्म में हिस्टोग्राम होती है, इट मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, यानी इन्हेंस्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब इसके ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए तो आप ये देखें कि इससे ये मज़ीद इमेज जो है वो क्लियर हो गई है, और अकॉर्डिंगली इसकी हिस्टोग्राम भी जो है वो इक्विलाइज्ड हो गई है। यानी इक्विलाइज से मुराद ये है कि इसके तकरीबन तकरीबन जितने भी वो इंटेंसिटी लेवल है वो सारे के सारे वो बराबर हैं। कोई एक दो पीक्स ज़्यादा हैं लेकिन ऑलमोस्ट बराबर हैं। इट मीन्स कि इक्विलाइज हो गई है। तो इससे ये मुराद है कि आप जब हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं तो आपसे उसकी ओवरऑल इमेज की क्वालिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। इमेज क्या हो जाती है? एनहेंस हो जाती है। तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन का ये बेसिकली ओवरऑल पर्पस है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं।
अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऐसे काम करती है। हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ भी जाएंगे। फर्ज किया कि ये एक इमेज है जो कि इक्वलाइजेशन से पहले की है, और ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जस्ट मैं एग्जांपल दी है। और ये राइट साइड पे जो है ये अगेन एक इमेज है, लेकिन ये आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलाइजेशन फंक्शन, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो इमेज थी बिफोर इक्विलाइजेशन, ये इतनी क्लियर नहीं थी, सपोज आप ये कह सकते हैं। और जब आपने इसके ऊपर कुछ इक्विलाइजेशन के फंक्शन अप्लाई किए तो अब ये इमेज आपकी मजीद क्या हो गई, क्लियर हो गई है। तो यानी बेसिक आप इससे मकसद ये समझते हैं कि जब आप इक्वलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपकी इमेज जो है वो फर्दर एनहांस हो जाती है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होती है कि हमारे पास फर्ज किया कि ये जो ओरिजिनल इमेज है हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं टू द इक्विलाइज्ड इमेज विद डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑन ईच पिक्सेल्स। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ये जो ओरिजिनल इमेज है हम इसकी पिक्सल वैल्यूज लिखेंगे। अब ये एक्चुअली इसकी पिक्सल वैल्यूज तो नहीं है, यहाँ पे ये जस्ट सपोज की हुई है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक इमेज है उसकी पिक्सल वैल्यूज तो यानी एक स्मॉल पोर्शन के अगेंस्ट भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं। अगर आप रिकॉल करेंगे बैक पैक, आई डोंट थिंक सो किसके अंदर वो, यानी वो किसी और के अंदर फिगर है जिसको यानी जस्ट एक स्मॉल पोर्शन दिया था, उसके अंदर पिक्सल वैल्यू 0 से 255 तक वैल्यूज आ रही थी। तो बहरहाल, लेकिन ये भी जस्ट सपोज किया कि फर्ज किया कि ये आपके पास इमेज है और इसके अगेंस्ट ये इसकी पिक्सल वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने काम क्या करना है कि ये प्रोसेस सारे के सारा परफॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो पिक्सल्स की इंटेंसिटीज है ये आपने लिखनी है। तो यहाँ इंटेंसिटी वैल्यूज जो जा रही हैं वो 1 2 3 4 अप टू 1 ये कुछ वैल्यूज जा रही हैं। तो ये पिक्सल की इंटेंसिटीज जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपने मजीद क्या करना है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा, लाइक ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ऊपर आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो आपने देखने हैं। यानी इसमें 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 2 इसमें कितने टाइम है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है। इसी तरीके से 3 इसके अंदर क्या है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम है। 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 5 2 टाइम्स। 6 1 टाइम्स। 7 3 टाइम्स। 8 1 टाइम्स। और 9 और 10 है वो 0 टाइम्स है। उसके बाद आपने क्या किया कि यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स इंटेंसिटी देखी और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ पिक्सल से मुराद ये आपने उनकी फ्रीक्वेंसी देखी है। फिर आपने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हर एक जो पिक्सल है वो टोटल से डिवाइड करेंगे, और टोटल आपके पास 1 2 3 4 4 by 4 16 है, तो 1/16 तो 0.0625 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/16, ये 3/16, ये 2/16, 2/16, 1/16, 3/16, 1/16, 0/16 एंड 0/16। ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आप फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को एज इट इज लिखते हैं, सेकंड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी को, यानी दिस प्लस दिस टर्म ये आ जाएगी। थर्ड के लिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया, ये आ जाएगी। फोर्थ के लिए आपने 1 से लेकर 4 तक ऐड किया। फिफ्थ के लिए 1 से लेकर यानी फिफ्थ तक यहाँ तक सब ऐड किया, एंड सो ऑन। और जब आप इन सब को सम अप करेंगे तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इट मीन कि अगर 1 से कोई ऊपर नीचे है तो आपने परफॉर्म ऑपरेशन सही नहीं किया, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। यानी कितने स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो पिक्सल्स की इंटेंसिटी वैल्यूज हैं उनको लिखा। दूसरे स्टेप में क्या किया कि आपने हर पिक्सल की फ्रीक्वेंसी देखी कि वो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने दफा अकर हो रहा है।
ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। फिर आपने क्या किया कि उनकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपने ये करना है कि इमेज का इक्विलाइजेशन अप्लाई करनी है। क्या करनी है? इमेज की इक्विलाइजेशन। इक्विलाइजेशन से मुराद ये है कि आपके पास ये जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बेसिकली ये जो वैल्यूज़ होंगी ये वो वैल्यूज़ हैं कि यानी आप इससे अगर इसकी हिस्टोग्राम में भी आप फ़र्ज़ के ये वैल्यूज़ हैं, आप इससे हिस्टोग्राम जो ड्रा करेंगे वो हिस्टोग्राम स्केटर्ड होगी, कोई यानी कुछ पिक्सल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होगी, कुछ कम होगी, कुछ क्या होगा कुछ क्या होगा। यानी वैसे भी आप अगर इससे देखें तो कुछ की वैल्यू 1 है, कुछ 2 पे जा रही है, कुछ 3 पे जा रही है, 4 पे जा रही है। तो ये इस तरह की एक हिस्टोग्राम बन रही है। इक्वलाइजेशन के लिए आपने क्या काम करना है कि जब आप उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्ज किया कि हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1.25 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8.75 हो गया, 11 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग इन सो ऑन। उसके बाद आपने इनको राउंड अप कर दिया। राउंड करने के बाद ये 1, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 20, 20। अब फाइनली आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ यानी 1 के अगेंस्ट 1 है, यहाँ 1 था उसके अगेंस्ट 1 लिखेंगे, जहाँ 2 था उसके अगेंस्ट 5 लिखेंगे, जहाँ 3 था उसके अगेंस्ट 8 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ 3 था तो उसके अगेंस्ट 8 यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से जहाँ पे 4 था उसके अगेंस्ट आपने 11 लिख लिया, जहाँ पे 5 था उसके अगेंस्ट आपने 13, जहाँ पे 6 था उसके अगेंस्ट आपने 15 लिखा, जहाँ पे 7 था उसके अगेंस्ट आपने 18 लिखा, 8 के अगेंस्ट सर जी ये 29 कहाँ कहाँ यूज होती है? हैं? ये कहाँ कहाँ यूज होती है ये वैल्यू? क्या कहाँ यूज होती है? आपके पास हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इस्तेमाल कब होती है? जैसे आपने किसी इमेज को इन्हेंस करना है यानी उसकी क्वालिटी को बेहतर करना है। आप इमेज की क्वालिटी से मुराद ये है कि आप फर्ज किया आपने कोविड का टेस्ट लिया, ठीक है, चेस्ट एक्सरे लिया, सीटी इमेज ली, तो आप जिस डिवाइस से ले रहे हैं वो डिवाइस इतनी बेटर नहीं है, इम्प्रूव नहीं है, तो आप क्या करें उसके ऊपर इक्विलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें। वो करने के बाद फिर आप उसको फर्दर उसका एनालिसिस करें। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से जी सर आ रही है। हाँ इसी तरीके से किसी बंदे को फर्ज किया ब्रेन ट्यूमर है, अब ट्यूमर आपने ब्रेन की सीटी ली, सीटी इमेज ली, यस सर, यस सर, समझ आई बात? सीटी इमेज ली, यस अब सर। जाहिर बात है जब आपके पास सीटी इमेज ली तो इमेज हो सकता है उस इमेज के जब कैप्चर की उसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे उसको इन्हेंस करेंगे, फर्दर इन्हेंस करेंगे। आप शायद भूल गए शुरू में हमने बहुत सारी इसकी एप्लीकेशनें पढ़ी थी जो इमेज प्रोसेसिंग की, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया था, फेस डिटेक्शन किया था, जैसे आपको मैंने पेपर में फेस डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया था। इसके अलावा आपके पास ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन है। उसके अलावा जैसे अभी आप ये देखें, ये एग्जांपल है, ये बेसिकली क्या है, सीड्स हैं, ठीक है ना। अब ये देखें आपके पास ये वाले जो सीड है, इस सीड की हिस्टोग्राम ये बनी है और ये हिस्टोग्राम स्केटर्ड है और इसकी इंटेंसिटीज वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा आई हैं, कुछ क्या हैं, कुछ क्या हैं, यानी एक नॉर्मल पैटर्न के मुताबिक नहीं चल रही हैं, ऐसे ही चल रहा है ना, क्योंकि ये डार्क इमेज है। अब आप इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप उसका पैटर्न एनालिसिस नहीं कर सकते। तो अब नीचे वाले क्या है, नीचे वाली में यानी वही को ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो अब इस केस में इसकी हिस्टोग्राम थोड़ी सी बेटर बन गई है, यानी ये इक्विलाइजेशन के कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। तो अब ये देखें कि इससे ये इमेज एनहेंस हो गई है, यानी फर्ज किया कि ये सीड डिटेक्शन किसी ने करना हो तो नॉर्मली इससे नहीं पता चल रहा कि ये सीड कैसा है, ये कैसा है। इसी तरीके से फिर ये एक और एग्जांपल है, इसकी हिस्टोग्राम ये बन रही है, इसके ऊपर कुछ एनहेंसमेंट के ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब इसकी हिस्टोग्राम इक्वलाइज हो गई है और ये देखें कि इसकी इमेज भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ जस्ट ये एग्जांपल आपको सिंपल बताने के लिए कहा है कि फर्ज किया कि आपके पास ये एग्जांपल है, उसके अगेंस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज ये हैं और
फिर जब आपने कुछ एनहेंसमेंट के ऑपरेशन परफॉर्म किए उनके अगेंस्ट ये इमेज बन गई और ये क्लियर इमेज है। तो स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा होता है इसके पीछे की हो रहा होता है कि आपके पास जो भी इमेज होगी उस इमेज की आप पिक्सल वैल्यूज लेंगे, फिर आप उनकी फ्रीक्वेंसी लेंगे कि वो कितनी दफ़ा हर पिक्सल अकर हो रहा है, फिर आप उसकी हर पिक्सल की प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी लेने के बाद कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी लेंगे। उसके बाद आपने जो इक्वलाइजेशन का फंक्शन अप्लाई करना है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जस्ट फर्ज किया कि इस इमेज को हमने एनहेंस करना है तो हम किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने सपोज कर दिया कि हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं राउंड ऑफ करके, यानी ये मैट्रिक्स था जो ओरिजिनल इमेज का यानी बिफोर इक्वलाइजेशन का था और ये आफ्टर इक्वलाइजेशन है। आप बेशक इनको प्लाट करके भी देखें तो प्लाट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सारे का सारा जो है वो स्केटर्ड फॉर्म में होगा, कुछ पीक्स ऊपर नीचे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनहेंस हो गया जस्ट समझाने के लिए। लेकिन ओवरऑल पर्पस ये है कि आपके पास ओरिजिनल इमेज होगी, उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज होंगी और उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे और फिर इस तरीके से आपकी फर्दर जो है वो इमेज इनहेंस होंगी। आप समझाइए बात। तो जी सर आ गई। ठीक है, सपोज आपके पास जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है ना, ये हमने शुरू में देखी थी, इसके ऊपर कुछ थ्रेशोल्डिंग के ऑपरेशन अप्लाई किए थे, ठीक है ना। इस तरह ये है, इसके ऊपर आपने कंट्रास्ट टचिंग भी अप्लाई किया, इसी तरीके से आप इसी पे के ऊपर इमेज इक्वलाइजेशन का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं, इनके ऊपर हमने क्या किया था कि कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, वही कंट्रास्ट टचिंग के या ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म किए थे पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के। क्या हो रहा होता है कि बेसिकली आप कुछ वैल्यूज को जस्ट चेंज कर रहे होते हैं, जैसे इसके अंदर गेमा की वैल्यू को चेंज की तो उसके अंदर मजीद एनहेंसमेंट हो गई। हम इसी तरह इक्वलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर फर्दर इमेज एनहेंसमेंट हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमने पावर लॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उससे मजीद आपकी इमेज एनहेंस होगी। जैसे ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन है, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, इमेज एनहेंसमेंट के ऑपरेशंस हैं जो हम किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप उससे उस इमेज को फर्दर क्या करते हैं, एनहेंस कर रहे होते हैं। क्लियर हुई ये बात? यस सर। अच्छा, अब मैं सपोज आपको ओरिजिनल वो देखता हूँ स्लाइड अगर मेरे पास आ गई। ये बेसिकली हो ऐसे रहा होता है कि आपके पास इमेज एनहेंसमेंट किस तरीके से होती है, लाइक हमने जो उसके लेक्चर्स देखे थे, आपके पास एक्चुअल इमेज तो इस फॉर्म में होगी। यस सर। जस्ट देखते हैं हम इसको। तो आप यानी फर्ज किया अभी आपने जो पढ़ा है ना, थोड़ा सा आप ये चीज़ें देखा करें कि जो चीज़ कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है ना एक्सटेंडेड फॉर्म में, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कैसे आती है। आप वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि ये काम कैसे चल रहा है। जस्ट आप इसके अंदर नहीं है, इसमें होगा। रिलेट करें चीज़ों को और अपने कंसेप्ट को बेसिकली क्लियर करें। आई थिंक सो कि इसके अंदर होगा ये। अब ये देखिए ना, बेसिकली ओरिजिनल इमेज तुम्हारे पास इस फॉर्म में होगी। हाँ, अगर आपके पास एक इमेज है लाइक ये आई की इमेज है तो इसके अगेंस्ट ये पिक्सल वैल्यूज होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना, यानी जैसे 117 है, 125 है, 133 एंड सो ऑन। तो आप हैंड रिटन मेथड से तो इसको सॉल्व करना इतना आसान काम तो नहीं है। अब ये होगा कि आप हर इस पिक्सल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको प्लॉट करें, मैं भी अभी ये देखेंगे आपको ये जो आई
कि अगेंस्ट ये पिक्सल वैल्यूज हैं, ये आप जब इनको हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो वो इतनी ज़्यादा स्केटर्ड फॉर्म में होगी, बेटर ना हो। तो आप उसी के ऊपर ये सारा ऑपरेशन जो भी हमने एग्जांपल में देखे हैं उसको परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के बाद आप उसको प्लॉट करें तो उसके बाद आपकी हिस्टोग्राम भी इक्वलाइज हो जाएगी और मजीद आपकी इमेज भी उससे फर्दर क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। अब समझ आइए बात। हेलो। यस सर। हाँ जी। और इसके ऊपर फिर हमने मजीद डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन पर देखने हैं। ये जस्ट वन एग्जांपल थी। फिर इसके कुछ डिफरेंट अदर एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये मैंने एक लिंक भेजा था, ये आप लोगों ने सब ने इसको थोड़ा सा स्टडी करना है। अभी आप लोगों के जो टास्क है ना वो सारे के सारे, एक है इमेज की कन्वर्जन, ठीक है ना। ये जो कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स हैं ना, इसके ऊपर आप हर एक के ऊपर ज़रा लिंक पे क्लिक करें। जैसे आपके पास ये है YIQ इमेज टू RGB, ठीक है ना। तो ये कैसे कन्वर्ट होती है, सिंपल ये आप ये वाला कोड रन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक इमेज रीड करें, रीड करने के बाद ये वाला कोड रन करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्जन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास इसी के अंदर है RGB टू RGB टू ग्रे स्केल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक दिया था RGB टू HSI, ये वाला फंक्शन दिया था पेपर में, यस। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपके पास RGB टू HSI के लिए ये होता है कि आपको सबसे पहले एंगल थीटा चाहिए, थीटा होता है cos इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको ह्यू चाहिए होता है, जो कि होता है अगर आपकी जो बी वैल्यू लेस देन जी है तो थीटा होगा, और ग्रेटर देन जी है तो वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेचुरेशन है, सेचुरेशन कैसे कैलकुलेट होती है कि 3 डिवाइडेड बाई आर प्लस बी जी प्लस बी मिनिमम ऑफ दिस। और इंटेंसिटी क्या आती है, सिंपली आर जी बी की एवरेज ले लें डिवाइडेड बाई 3 करें। और यही काम आपका मैट लैब के अंदर क्या है, मैट लैब के अंदर ऊपर सिंपल क्या होगा, सबसे पहले आप एक इमेज रीड करेंगे, इमेज रीड करने के बाद आप क्या काम करेंगे कि उस इमेज से रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों आप सेपरेट कर लेंगे, यानी फर्स्ट कंटेंट में इसका रेड आएगा, सेकंड में इसका ग्रीन आता है और थर्ड में इसका क्या आता है, ब्लू आता है। उसके बाद आपने जैसे ह्यू फाइंड आउट किया तो क्या होगा, हाफ ऑफ आर माइनस जी प्लस आर माइनस बी, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, आर माइनस जी की पावर 2 प्लस आर माइनस बी की इंटू सर आर ये माइनस। इमेज में ह्यू क्या होती है सर? क्या सर ये जो ह्यू होती है ये क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है इमेज में? ये देखे ना, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो इमेज के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, कलर स्कीम्स हैं, ठीक है ना। उन कलर स्कीम में RGB जैसे नॉर्मल RGB चलता है, उसके बाद HSI है, ये HSI है। बेसिकली HSI से मुराद ये है कि आपके पास ये जो इमेज है ये डिफरेंट इसके टाइप के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि आप इमेज का सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करते हैं, यानी जो RGB है ना, RGB इन डिफरेंट कलर्स हैं, कलर्स में आप क्या करते हैं, आप उसका एंगल कैलकुलेट करते हैं। और वो एंगल अगर आपका लेस देन और इक्वल टू जी होगा, ठीक है, ग्रीन कलर जो है, यानी अगर उसमें ब्लू लेस देन और इक्वल टू ग्रीन है तो वो एंगल थीटा एज इट इज जो भी वैल्यू होगी वो आएगा। और अगर ग्रेटर देन जी है तो वो 360 माइनस थीटा करेंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे फर्ज किया, मैं यहाँ से ही आपको इसके कलर ये वाला बताता हूँ। ये कलर हैं आपके पास, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अब ये कलर मैप है, ठीक है ना। ये है, आप ये देखें, ये ओरिजिनली रेड ग्रीन ब्लू ये सारे के सारे जीरो हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ये इसके इंडेक्सेस चेंज होते जाते हैं, यानी यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है, ये सारे RGB हैं, ठीक है, और ये HSL है,
ठीक है। अब इसके अंदर ये यानी HUE की वैल्यू 61 है, सेचुरेशन कितनी है, ल्यूमिनस की वैल्यू कितनी है। तो ये बेसिकली कैसे चलते हैं, इनके पीछे उन कलर्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और उनके एंगल्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, तो इस तरीके से ये कलर स्कीम डिफरेंट जा रही होती है। समझाई बात? यस सर। ये अब यहाँ मैटलैब के अंदर ये है कि सिंपली इसका सिंपल कोड है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कि जैसे एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला न्यूमरेटर फाइंड आउट किया, फिर डिनोमिनेटर फाइंड आउट किया। ये करने के बाद आपने क्या किया, उसका कोसाइन फाइंड आउट किया, और कोसाइन फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा। और यही काम अगर आप ये देखें तो ये नीचे यानी सबसे पहले ओरिजिनल इमेज आपने रीड की, रीड करने के बाद आपने उसका रेड कंटेंट अलग कर दिया, ग्रीन कर दिया और ब्लू कर दिया। ये काम करने के बाद आपने उसमें से ह्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट की और डिनोमिनेटर की। उसके बाद आपने उसका कोसाइन ले लिया, यानी कोसाइन ऑफ दिस, तो वो आपके पास H वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या काम किया कि अगर आपका जो ब्लू कलर है वो ग्रेटर देन ग्रीन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 360 माइनस H ऑफ B ग्रेटर देन G ये कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद नॉर्मलाइज करेंगे उसको रेंज में, 360 से डिवाइड कर देंगे। और सेचुरेशन के लिए सिंपली क्या काम किया कि आप इन दोनों को सम करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और इंटेंसिटीज के लिए भी अगेन आपने क्या किया कि सम ऑफ ये जो I है कामा 3 डिवाइड बाई 3, और उसके बाद फाइनली आपके पास ये HSI आ जाएगा, यानी फर्स्ट कंटेंट H में आ जाएगा, सेकंड S में आ जाएगा और थर्ड I में आ जाएगा। तो ये बेसिकली कन्वर्जन हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स। ये इमेज कन्वर्जन ये आपका नेक्स्ट टास्क है। आपने इसमें मैटलैब की कोड परफॉर्म करके मुझे बताने हैं। YIQ इमेज टू RGB, RGB टू YIQ, RGB टू ग्रे स्केल, RGB टू HSI और HSI टू IGB और पार्शली कलर्ड। ये तकरीबन जितने मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आपने परफॉर्म करने। ये ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन मैटलैब में इमेजेस को रीड करके उनको कन्वर्ट करके और उसके बाद आपको फिर ज़बानी में ये चीज़ें आनी चाहिए। समझाई बात? यस सर। ये आपने परफॉर्म करने और साथ साथ ये है कि मैं मैटलैब में ये चीज़ें आपकी देखूंगा। और ये हल करके सब ने मुझे असाइनमेंट की ड्यू डेडलाइन में आपको बता देता हूँ, आज 10 है, अगले ट्यूसडे को मुझे सर असाइनमेंट का टास्क ये टीम पे अपलोड कर दें या ग्रुप में मैसेज कर दें उसका? आप ये करें, मुझे बेशक ईमेल कर दें, ठीक है? जी क्लासेस जैसी। अच्छा, 1 मिनट, अभी आपकी मैं अटेंडेंस इसमें से डाउनलोड कर लेता हूँ। कभी कभी मैं आपको अटेंडेंस दे भी दूंगा तो बीच में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ठीक है फिर आपकी नेक्स्ट कल नहीं तो परसों क्लास होगी, ठीक है?